बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत अहम मराहिल हमने देखे हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे मराहिल हैं जो कि पॉलिटिकल हैं, मिलिट्री के एतबार से हैं। जर्नैलों को आते हुए देखा है, जर्नैलों को जाते हुए देखा है। पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों को एक हुकूमत से दूसरी हुकूमत, एक पार्टी से दूसरी पार्टी, एक दूसरे के हरीफ होना और उसके बाद फिर एक दूसरे के साथ मिल के बैठना भी हमने इसी पाकिस्तान के अंदर देखा है। आज जो फ़ैसला हुआ है वो तारीख़ी फ़ैसला है और पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी को, पाकिस्तान के जो जमहूरी लोग हैं उनके लिए कम अज़ कम एक इत्मीनान की बात है कि एक ऐसा किरदार जो कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर मुदाखलत का वाज़े और बिल्कुल बैन, जिसे कहना चाहिए बग़ैर कोई किसी ले तो लाल के, वो उसके अंदर स्याह और सफ़ेद का मालिक रहा। और एक प्रोजेक्ट जो कि पाकिस्तान के अंदर कहा जाता है लॉन्च किया गया, उसका वो किरदार था। 2017 से लेके ऑनवर्ड्स हमने देखा जनरल फैज़ उस पूरे कहानी के मेन किरदार के तौर पर जो है वो सामने रहे, नॉन पॉलिटिकल फेस के तौर पर। और जिस तरह से मैनिपुलेट चीज़ें उन्होंने की वो भी तारीख़ का हिस्सा है। वो मीडिया हो, जुडिशरी हो या फिर वो पाकिस्तान की सियासी मामलात हों, उसके अंदर जनरल फैज़ का किरदार जो है वो अनडिनाएबल है, वो नाकाबिले तरदीद है और इसके बहुत सारे सबूत हैं। बतौर सहाफ़ी हमारे पास बहुत सी कहानियाँ हैं, हमारे पास बहुत सारी ख़बरें हैं। बतौर सियासतदानों के पास बहुत सारी चीज़ें हैं। और आज जो सज़ा हुई है ये 14 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा है। ये कहानी के तमाम किरदार नहीं हैं, कहानी का एक किरदार है जिसको कि आज अंजाम तक पहुँचाया जा रहा है। ये आज जो फ़ैसला हुआ है इसके अंदर जो 14 साल की सज़ा है, कहा गया है ISPR की जानिब से कि उनको फुल ट्रायल जो है वो दिया गया, उनको एक्सेस दी गई, इंसाफ तक उनकी फराहमी हुई। और अब जो है तमाम जो 4 उनके ऊपर केसेस थे, एक उनके अंदर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उनके ऊपर इल्ज़ाम था, इसी तरह से उनके यानी उसकी वायलेशन का, इसी तरह से सियासी मफाद के हवाले से सलामती और पाकिस्तान के मफाद को, रियासत के मफाद को मुनाफी करार देने के हवाले से उनका जो किरदार था, यानी जो उन्होंने कहा किया। इसी तरह से सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल, करप्शन, अफराद को नुकसान पहुंचाना, ये भी उनके ऊपर इल्ज़ामात आए थे। जो असल बात है वो अभी तक है कि सियासी अनासर के साथ मिलकर मुबैना तौर पर इंतशार और अदम इस्तेहकाम फैलाने से मुतालिक मामलात जो हैं वो अलग से निपटाए जा रहे हैं। यानी 9 मई के जो मामलात हैं, और इसके ऊपर हमने मज़ीद बात की कि 9 मई के मामलात के ऊपर अभी जो सुनवाई है वो नहीं हुई, इसकी अभी होगी जनरल फैज़ से। और बताया ये जा रहा है कि जो एक पॉलिटिकल यानी जो मिलिट्री की चेन ऑफ कमांड है उसको तोड़ने के लिए और फ़ौज को पॉलिटिसाइज़ करने के लिए जो किरदार इमरान खान साहब के साथ मिल के जनरल फैज़ ने अदा किया, उसकी इन्वेस्टिगेशंस अब होनी हैं। तो संगीन मामलात हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे कि आगे क्या हो सकता है। फैसल वावडा साहब कह रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो जहाँ से कहते हैं उनकी बात को सुना भी जाता है, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर कुछ जज साहिबान के भी वो नाम ले रहे हैं, जुडिशरी के, जर्नलिस्टों के भी होंगे यकीनी तौर पर, क्योंकि प्रोजेक्ट के लिए या जो भी मामला था उसके आगे बढ़ाने के लिए जो सपोर्ट रही है। तो कब किस किस की बारी आएगी, किस किस का इम्तिहान होगा, और क्या 9 मई के वाक़यात में ऑलरेडी इमरान खान साहब के ऊपर केसेस हैं, क्या वो भी आगे बढ़ाए जाएंगे, इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साथ ही साथ अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक रियलाइजेशन है। कल पॉलिटिकल पार्टी की जो पार्लिमानी पार्टी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके अंदर भी मज़ाहमत की बजाय अक्सरियती फ़ैसले के मुताबिक जो ज़राए बताते हैं अब वो मफाहमत की तरफ जाना चाह रहे हैं। आज सोहेल आफरीदी साहब ने बहुत बेहतरीन बात की, वो आज आए थे, उनकी मुलाकात नहीं होने दी गई आज भी इमरान खान साहब से, वो जेल के बाहर थे। उन्होंने एक मरतबा फिर ये कहा है कि अगर किसी के पास इख्तियार है तो वो सियासी इख्तियार या सियासी तौर पर वो आगे बात करे, और महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं उनके साथ उनके मामले के अंदर वो साथ खड़े होंगे। तो दूसरी जानिब सारा भाई साहब की स्टोरी है कि तहरीक इंसाफ को यह पैगाम दे दिया गया है कि इनफ इज़ इनफ, और तहरीक इंसाफ की क़यादत तक ये बात पहुंच गई है। क्या होगा सियासी पस मंज़र, क्या सियासी मंजरनामा क्या होगा, इसके ऊपर हमने बात करनी है। क्विकली मैं आपको दिखा दूँ कि पाकिस्तान की सियासत की मुदाखलत की हम बात कर रहे थे, मुख्तलिफ सियासतदानों ने क्या क्या जनरल फैज़ के हवाले से हमारे प्रोग्राम में बात की है, वो ज़रा सुनिएगा। चीफ भरोसा करते थे फैज़ पे, लेकिन वो अंधा हो गया काम जब प्राइम मिनिस्टर जुड़ गए, जब उन्होंने बैत कर ली बेगम साहिबा की, फैज़ हमीद साहब ने। ये नेक्सस तो आप नहीं कर सकते।
وہ عمران خان صاحب کو کہتے تھے کہ آپ اگلی دفعہ آئیں گے تو آپ مجھے بنائیں گے، تو اگلی دفعہ پھر جتواؤں گا، پھر آپ مجھے ایکسٹینشن دلوائیں گے. تو کافی لمبا منصوبہ تھا. سینسٹیو انفارمیشن اگر ان کے علم میں تھی، کیونکہ وہ ایک سینسٹیو عہدے پہ بھی فائز رہے تھے، برنر فون تھا جو کہ استعمال ہوا جا رہا تھا اور آپس میں کمیونیکیشن ہوتا. عمران خان کا پروجیکٹ جب لانچ ہوا ہے 2018 کی الیکشن میں، جب RTS بیٹھا ہے اور اس میں پھر ان کو جتایا گیا، تو اس میں باجوہ صاحب اور فیض صاحب دونوں ان کا جوائنٹ وینچر تھا. پوسٹ ریٹائرمنٹ کوئی ایسا جرم سرزد ہوا ہے جنرل فیض صاحب اکیلے نہیں کر سکتے تھے، وہ تو پھر ان کے ساتھ مل کے کیا ہوگا نا، اور کن کے کیا ہوگا اس کے بھی ثبوت موجود ہوں گے. فضل عباس میکن صاحب کو جنرل فیض نے اپروچ کیا کہ ہمارے کچھ مطالبات ہیں، ہماری کوئی ضرورتیں ہیں. انہوں نے کہا میں تو فری اینڈ فیئر چلوں گا. حکومت نے خود نام وڈرا کر دیا. جہاں تک جنرل فیض حمید صاحب کا تعلق ہے تو میں آپ کو ریکارڈ پہ یہ کہہ دوں کہ PTI کا ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں. وہ ایک ہائی پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس لیے ان کے ساتھ تعلق ہونا تو لازم تھا. اب کیا جنرل باجوہ کا بھی احتساب ہوگا؟ یہ اہم سوال ہے. کیا اس وقت کے چیف جسٹس کا بھی احتساب ہوگا؟ یہ بھی اہم سوال ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب حافظ احسان صاحب، وکیل ہیں، لائر ہیں، ان کو سب جانتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے شفیع جان صاحب، اسپوکس پرسن ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں. سعد رسول صاحب ایک بڑا نام ہے، ہمارے بہت آتے رہتے ہیں پروگرامز میں، ماشاءاللہ بہت خوب بولتے ہیں، بہت شکریہ. ساتھ ہمارے ساتھ جناب طارق فضل چودھری صاحب بھی موجود ہوں گے، وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے تھوڑی دیر میں. سب سے پہلے سعد آپ سے شروع کیے دیتے ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب ایک تو اس کا لیگل پوائنٹ کیا ہے، کہاں اس کو چیلنج کیا جائے گا، اپیل کا حق کیا ہے، فیئر ٹرائل وغیرہ وغیرہ، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تاریخی فیصلہ ہے؟ دیکھیے اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں. جنرل فیض فارمر DGIS ہیں، وہ بڑے، جیسے کہ ابھی آپ کے اپنے پروگرام کے آپ نے کلپ سنائے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں کہ ان کی سیاست کے اندر بہت سارے لوگ گواہی دیتے ہیں کہ ان کی سیاست کے اندر مداخلت تھی. آج کی اگر آپ DGISPR کی پریس کانفرنس دیکھیں تو اس کے اندر سیاست سے زیادہ بھی کچھ باتیں لکھی ہوئی تھیں. کچھ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کا تذکرہ تھا کہ شاید اس چیز کی وائلیشن ہے. جو شخص بھی قانون کی خلاف ورزی کرے، جنرل فیض نے قانون کی جو خلاف ورزیاں کی ہیں ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے، میکسیمم سزا ملنی چاہیے، قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے. اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں. بہت اچھا ہوا کہ آپ جیسے کہ مجھ سے بہتر جانتی ہیں، بہت عرصے سے، کم از کم پچھلے 15-20 سال سے پاکستان کے اندر چند مخصوص لوگ تھے جن کے بارے میں یہ یقین ہو گیا تھا کہ انہیں یہ جو بھی کریں گے ان کو سزا نہیں ملے گی. فار ایگزامپل ججز سپریم کورٹ، ایک بہت عرصے سے خاص طور پہ افتخار چودھری صاحب وغیرہ کی موومنٹ کے بعد سے لگتا تھا کہ ججز سپریم کورٹ جو بھی کریں گے کچھ نہیں ہوگا. 209 کے ریفرنسز تھے، ہم نے پورا ٹرائل دیکھا قاضی فائزہ صاحب کا، دیگر اس طرح کے لوگوں کا، جتنے بھی، اس کا کوئی مٹیریل کانسیکوینس، کوئی کرمنل کانسیکوینس کبھی نہیں ہوا ججز سپریم کورٹ کا ریسنٹ ہسٹری کے اندر. ہم نے دیکھا کہ سیاست کے اندر یا کاروبار کے اندر، طاقت اور پیسے کے اندر بھی ایک ایسا طبقہ ہے جو کہ کچھ بھی کر گزرتا ہے اور اس کو کچھ نہیں ہوتا. کراچی کے اندر ایگزامپلز ہیں کہ وہ ایک لڑکی نے 2 بندوں کو نیچے دے دیا، وہ ایکوٹ ہو گئیں. آپ کو یاد ہوگا آپ کو یاد ہوگا کوئٹہ کے اندر CCTV فوٹیج موجود ہے کہ ایک MPA نے ایک پولیس وارڈن کو گاڑی کے نیچے دے دیا، ان کو ایکوٹ کر دیا گیا بیکاز آف لیک آف ایویڈنس. یقین ہو گیا اس ملک کے اندر، اور ابھی بھی بہت سارے طبقوں کے بارے میں ہے کہ یہ جو بھی کر لیں گے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں یہ چھوٹ جائیں گے، ان کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں ہوگی. یہ امیون ہے، جن کو ایفیکٹولی ڈی فیکٹو امیونٹی تھی. ان کے اندر سے جنرل فیض بھی ایک شخصیت تھے. بہت اچھا ہوا کہ یہ جمود ٹوٹا. اللہ کرے کہ اکراس دا بورڈ پاکستان کے تمام انسٹیٹیوشنز کے اندر، افواج پاکستان کے اندر اپنے قانون کے مطابق، پولیس کے اندر، بیوروکریسی کے اندر، الیکشن کمیشن کے اندر، ہائی کورٹس میں، سپریم کورٹس میں، ہماری پاور پالیٹکس میں، بڑی خاندانی سیاسی خاندانوں کے اندر، بڑے بڑے پیسے والوں کے اندر، اللہ کرے کہ یہ روایت اب چل نکلے اور ہم غریب و ناتواں اس ملک کے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ جو بھی برسر ممبر بیٹھا ہے اس کے اندر، اس کو قانون کے مطابق اس کے خلاف فیصلہ. میں ایک چھوٹی سی گزارش، آپ نے دوسرا سوال تھوڑا قانونی پوچھا، میں اس کی ایک جملے میں گزارش کروں. آج کی پریس کانفرنس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ان کے پاس قانونی طور پہ اپیل کا ایک رائٹ ہوگا. یہ رائٹ ایفیکٹولی 2 چیزوں میں ڈسٹریبیوٹڈ ہے.
मेरिट्स के ऊपर, क्योंकि अभी हमने जैसे कहा कि इसके अंदर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का तज़किरा है, तो ये मेरिट्स के ऊपर FGCMs की अपीलें हाई कोर्ट्स में नहीं आती। ऐसे नहीं होगा कि हमें तमाम शवाहिद बताए जाएंगे, तमाम चीज़ें होंगी, उसके अंदर एक्चुअली जेन्युइनली नेशनल स्टेट सीक्रेट्स हो सकते हैं। मेरिट्स के ऊपर फ़ौज के कानून के अंदर 1952 के आर्मी एक्ट के अंदर एक मेरा ख्याल है अपील प्रोसेस है, आप साहब मेरी तौसीह कर सकते हैं अगर ये बात दुरुस्त ना हो, और एक फिर अपील है चीफ को जिसके अंदर वो पार्डन भी कर सकते हैं, कम्यूट भी कर सकते हैं सेंटेंस को। और अगर मेरिट्स के अलावा अगर फैज़ हमीद साहब को या उनके वकील को ये लगे कि ड्यू प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, उनके शवाहिद प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं हुए, क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट नहीं दिया गया, वकील मौजूद नहीं था, हेयरिंग नहीं हुई, अगर उनका ख्याल हो कि ड्यू प्रोसेस वायलेट हुआ है, तो फिर इसी पार्ट को, ड्यू प्रोसेस के पार्ट को रिट जुरिस्डिक्शन में अदालतों में चैलेंज किया जा सकता है FGCM में, लेकिन रिट में अदालतों में मेरिट्स आर्ग्यू नहीं होंगे, वो ड्यू प्रोसेस की रिट्स होंगी अगर हुई, और मेरिट्स अब सिर्फ इंटरनली उनके पास एक अपील प्रोसेस है आर्मी के अंदर। एक अपील है जो कि अभी हाफिज साहब अगर हम गलत नहीं है तो वो अपील इंटरनल ही अपील होगी, कोर्ट मार्शल का दूसरा जो मरहला होगा जिसमें कि लेफ्टिनेंट जनरल की सतह के कोई जनरल साहब होंगे जो कि उनकी बात सुनेंगे। तो क्या अब वो उनको फौरी तौर पर अभी इस फैसले के बाद, अब तक तो शायद वो घर में थे अपने, उनको जेल मुंतकिल किया जाएगा, और क्या जेल जो है वो अडयाला जेल होगी? बिस्मिल्लाह आसमा, एक तो ये है कि जब कोई भी मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर या आपका कोर्ट जो है वो हो जाता है तो उसके बाद जो कस्टडी है वो मिलिट्री कस्टडी से आप उसको जेल कस्टडी के अंदर ले जाते हैं, और वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ एक अरेंजमेंट्स है, और कुछ जेल्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर नोटिफाइड हुई हैं कि जिसके अंदर आप जो मिलिट्री कोर्ट्स के लोग हैं या आपके जो कोर्ट मार्शल्स जिसे कहते हैं उनको वहाँ पे आप शिफ्ट कर देते हैं। अब वो अरेंजमेंट जो है वो क्या हो सकता है? अच्छा। एक अरेंजमेंट ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये कहे कि जी हमें इस प्रोविंस के अंदर ये जगह सूट करती है, या ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये कहती है कि जी हमें ये चीज़ यहाँ सूट नहीं करती, आप किसी दूसरे प्रोविंस के अंदर चले जाएं, तो वहाँ पे भी जाया जा सकता है। ये आप फैज़ हमीद साहब के लिए कह रहे हैं? भाई उनके लिए मैं कह रहा हूँ ना, उनके लिए कह रहा हूँ कि उनका किसी जेल के अंदर रहना या मुझे लेके जाया जाए वो उनकी चॉइस नहीं है। अब वो चॉइस जो है कि किस जगह रखना है, चूँकि जितनी जेल जो हैं ये अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, जो हमारा 1978 का प्रिजन्स रूल्स है, ये 1894 का है। अब उसके अंदर वो गवर्नमेंट देखती है कि उसे कन्वीनियंस क्या है। वो हो सकता है अडयाला हो सकता है कि आपकी कोट लखपत जेल हो सकता है कि वो साहिवाल की आपकी जो है वो हाई प्रेजेंट सिक्योरिटी जेल जो है वो उसके अंदर लेके जाया जाए। चूँकि अब ये है कि जब आपने फैसला कर दिया तो अब अपील स्टेज जो है उसके अंदर एक्यूज का अदालत के अंदर जाना जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता अनटिल के अनलेस अदालत जो है वो ना कहे। अब इसके बाद तीन चीज़ें जो हैं वो आगे आएंगी। नंबर वन ये आएगा कि सज़ा आपने दे दी, 120 जो सेक्शन है उसके नीचे आपने कोर्ट मार्शल मुकम्मल किया। अब अगली चीज़ जो है कि आर्मी चीफ जो है उसकी कन्फर्मेशन करेगा जो सेक्शन 124 के नीचे है। जब वो कन्फर्मेशन कर लेता है तो फिर उसके बाद जो कॉन्विक्ट है उसके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि वो सेक्शन 131 जो आर्मी एक्ट का है उसके नीचे फेडरल गवर्नमेंट जो है उसको एक पार्डन के लिए कह सकता है कि जी मुझे माफ़ कर दिया जाए या मुझे सज़ा को कम कर दिया जाए, और फेडरल गवर्नमेंट डेफिनेटली उसके लिए फिर मिलिट्री का इनपुट जो है वो लेती है। बट जिस तरह के आपके सामने सिचुएशन आई हुई है, चाहे वो उनकी ड्यूरिंग द सर्विस है या पोस्ट रिटायरमेंट है, मेरा नहीं ख्याल कि सेक्शन 131 जो आएगा उसके बाद सेक्शन 133 बी है जो ये है कि इंटरनल अपील जो है वो प्रोवाइड करता है और लार्जर बेंच बनेगा, यानी कि कोर्ट मार्शल से बड़े ज्यादा लोग बैठेंगे। और उसके बाद जो है जो एक चीज इंटरेस्टिंग वेरी आएगी वो ये है कि चूंकि अभी रिसेंटली मिलिट्री कोर्ट्स की जो है वो आपकी एक जजमेंट आई है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप एक एक्सटर्नल राइट ऑफ अपील जो है वो प्रोवाइड, अगर वो एक्सटर्नल आ जाता है तो फिर क्या ये इंटरनल रहेगा या एक्सटर्नल जाके सीधा हाई कोर्ट के अंदर चला जाएगा? तो अगर एक्सटर्नल हाई कोर्ट के अंदर जाएगा तो अपील सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन 199 इन्वोक की जाएगी तो फिर जो मैटर जो है वो आपका आर्टिकल 185 के अंदर जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ चला जाएगा। ये जो आप अच्छा यानी वो आईनी अदालत के पास वो ये है ना कि अगर आप जो सारी प्रोसेस हुआ है इसके अंदर कितनी 150 के करीब 90 से जायद तो हमने सुना है गवाहों की लिस्ट जनरल फैज़ ने पेश की थी, जिसमें इमरान खान साहब का नाम था, शायद खाकान अब्बासी साहब का भी नाम था। कितनी गवाहियां उनके हक में आई हैं? क्योंकि हमें तो अभी तक डिटेल्स नहीं पता। एक तो ये है कि अगर इसको इनिशिएट किया जाए तो ये इनिशिएट होता है आसमा
2017 का एक इंसिडेंट है जो आपका टॉप सिटी का आया, बट इसका जो इनिशिएटिव है कि जब फैज़ाबाद धरने की प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी तो वहाँ पे एक सिविल मिसलिनियस एप्लीकेशन आई जो टॉप सिटी वालों ने दी, उसके ऊपर नोटिस हुए और नवंबर 2023 को जो है 14 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया कि जी जो भी इन अकॉर्डेंस विद लॉ है आप उस पर करें। उसके ऊपर जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है वो एक हाई बोर्ड पार जो है वो एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, उसने अपना कहा कि इसके अंदर सब्सटेंस है, फिर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है वो आपका बना, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद समरी एविडेंस आई, अप्रैल से लेकर अगस्त को आपको डिटेन कर लिया गया या अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद 10 दिसंबर जो है 2024 जो है उसके ऊपर चार्ज फ्रेम किया गया। तो जो पहले का प्री ट्रायल प्रोसेस था, वेरिफिकेशन, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और उसके बाद आपका समरी ऑफ एविडेंस जो था उस पे भी ऑलमोस्ट जो है तकरीबन 9 माह लगे और अगस्त से लेके अब तक तकरीबन 15 माह लगे। तो अब ये कोई नहीं कह सकता कि ट्रायल जो हेस्ट के अंदर आया है या एविडेंस जो है उसके अंदर जल्दी की गई है। अब या ये है कि ड्यू प्रोसेस राइट ऑफ एक्यूज जो है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत तीन आई है ना, देखें आसमान तीन चीजें आई हैं। एक आई है कि मिस यूज ऑफ अथॉरिटी ड्यूरिंग द सर्विस आई, यानी कि वो सजा जो है उसकी सजा 52, 55, 59 में आया। दूसरा आपने ये काम किया कि आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशंस की जो सेक्शन 3 और 5 है उसकी अलहदा सजा आई। और तीसरा ये है कि सेक्शन 26B जो है जो डील करता है कि आप अगर आर्मी के अंदर रहे हैं, जो 2023 में अमेंडमेंट भी आई, तो 2 साल अगर आप एक ऑर्डिनरी पोजीशंस पे हैं, लेकिन अगर आप सेंसिटिव रहे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, डीजी हैं या कोर कमांडर्स हैं तो 5 साल है, तो वो 3 से 5 साल की सजा है। तो इन्हें जो चार्ज किया गया था 3 डिफरेंट लॉज के नीचे किया गया था, एक प्री सर्विस वाला था, एक पोस्ट सर्विस वाला था, एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था। तो चारों के अंदर जो कन्विक्शंस आई है और अभी भी मेरा ख्याल है कि ये मामला हाई कोर्ट के अंदर जाएगा कि जी कॉन्करेंट चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए, 382 का बेनिफिट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। चूंकि जनरली जितने भी हीनियस ऑफेंसेस चाहे एंटी टेररिज्म के हैं या मिलिट्री एक्ट के अंदर, उसके अंदर 382 जो CRPC बेनिफिट नहीं जाता और उसके लिए, और इसमें आपको वैसे भी रिगरस पनिशमेंट्स हैं, यानी कि डे नाइट्स भी आपके काउंट नहीं किए जाएंगे, आपको वहां के ऊपर 14 साल सीधी सजा, सीधा 14 अंटिल के अनलेस जो है वो आपका कोर्ट ऑफ अपील है या फेडरल गवर्नमेंट है या आपका हाई कोर्ट जो इसको रिवर्स, ये वो एक है। और अभी वो जो है कि जो दूसरी चीज है जो 26B के नीचे जो अगला गया है, दैट इज अनदर एस्पेक्ट, और डेफिनेटली वो एविडेंस आई होगी तो 26B पे है। वो एविडेंस अगर लीड करती है तो फिर एक नया सिलसिला जो है वो आपका यही शुरू होगा कि आपका कोर्ट ऑफ इंक्वायरी आएगा, फिर आपका समरी ऑफ एविडेंस आएगा कोर्ट मार्शल, और उसमें जो भी लोग मुलविस हैं जिनको कनेक्ट किया जाएगा उस एविडेंस के, उन सारों का जो है वो कोर्ट मार्शल या मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो भी उसके अंदर कनेक्ट होगा, जो भी उसके अंदर एविडेंस लोगों के नाम इनिशियल तो आ गया ना, इनिशियल तो एस्टैब्लिश हो गया कि 26B की पोस्ट रिटायरमेंट की वायलेशंस है और उस पोस्ट रिटायरमेंट के अंदर जो चीजें आएंगी ड्यूरिंग द सर्विस, जो इस वक्त आया है, एक इंसिडेंट जो है वो आया है कि जो टॉप सिटी वाला था वो ड्यूरिंग द सर्विस है, लेकिन अभी जो आया है वो 27 नवंबर 2022 के बाद वाला जो प्रोसेस है उसके ऊपर बात की। वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे, ये क्योंकि ड्यूरिंग द सर्विस वाले के ऊपर जो है वो पहले से ही ड्यूरिंग द सर्विस भी है। जी नहीं, पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है, पॉलिटिकल एक्टिविटी या पॉलिटिकल इंटरवेंशन या जुडिशियल जो है वो चार्ज भी नहीं लगा और ना वो जो है उसके ऊपर जो है वो सारी इन्वेस्टिगेशन या एविडेंस है। हाफिज साहब को बेहतर पता होगा, जो प्रेस रिलीज है उसमें ये डिस्टिंग्विशमेंट नहीं है, उसमें नहीं लिखा, उसमें लिखा हुआ है, उसमें पोस्ट रिटायरमेंट यानी कि 26B का पोस्ट रिटायरमेंट लिखा हुआ है, मगर आप कह रहे हैं आर्मी एक्ट के अंदर ड्यूरिंग द सर्विस भी है और पोस्ट भी है, दोनों पे चार्ज लगा, इसीलिए तो यूनिक है। जनरली या आपका ड्यूरिंग सर्विस लगता है या आपका याद लगता है, इसमें दोनों के अंदर लगे हैं। और तीसरा लगा उस शख्स पे, द हाईएस्ट पोस्ट इन पाकिस्तान, और मेरा ख्याल है कि मिलिट्री ने एक मैसेज दिया है कि जो भी आएगा और जो इससे कनेक्ट किया जाएगा, अगर DGISI जो है वो फॉरगिव नहीं हुआ तो मेरा ख्याल है कि आइंदा भी जो है सीरियस चैलेंजेस लोगों के लिए होंगे। आप कैसे देखते हैं इस पूरे फैसले को? सबसे पहले आपका शुक्रिया, काफ़ी डिटेल कानूनी जो चीज़ें थी वो दोनों साहिबान ने बड़ी ब्रीफ किया उस पर। देखिए, जनरल फैज़ साहब तो थे वो इदारे के जनरल थे, इदारे ने उनको पकड़ा है, उनका कोर्ट मार्शल हुआ है और इदारे ने फैसला सुना दिया। तो ये प्योरली इदारे की कार्रवाई है, इसमें कोई सियासी कोई वो नहीं है इसमें। और ये बड़ी अच्छी बात है कि इंस्टीट्यूशंस में ऐसा होना चाहिए, सिर्फ फोर्सेस में नहीं, तमाम इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए, जज़ा और सज़ा का अमल होना चाहिए। अक्सर लोग इसको अब जोड़ रहे हैं कुछ सियासी लोगों से,
ابھی اس کے نام شاید آ بھی جائیں کچھ دنوں میں, ابھی فی الحال تو کچھ ایسا نہیں آیا, لیکن آئے گا, اس کا فیصلہ بھی آ جائے گا, لیکن فیصلہ تو ابھی کسی کے پاس ہے نہیں, نہ اس کو ہم نے کسی نے ریڈ آؤٹ کیا ہے, لیکن کافی بریف انہوں نے اس پہ بریفنگ دے دی ہے. جہاں تک ہماری اس پہ ٹیک ہے وہ یہی ہے کہ جی ادارے نے اپنی کارروائی کی ہے اور ادارے نے ان کو کورٹ مارشل کر کے سزا سنا دی ہے. تو یہ ایک خواجہ آصف صاحب کا آپ نے دیکھا, انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ بیج بوئے گئے تھے اب اس کی فصل کاٹنی ہے, جو جنرل باجوہ جنرل فیض نے بیج بوئے تھے, تو ظاہر ہے کہ ایک پروجیکٹ کی وہ بات کرتے ہیں کہ ایک پروجیکٹ پی ایم ایل این کا یہ سٹانس ہے. وہ خواجہ صاحب نے کہا بھی کہ ایک پورا ایک پروجیکٹ تھا جس کے اندر عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آگے جا کے اس طرح کے معاملات خان صاحب کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, جو چیزیں تحریک انصاف کے خلاف ہو رہی ہے تو کچھ بھی تحریک انصاف کے خلاف ہی کر سکتے ہیں, وہ تو ہم مینٹلی اس کے لیے تیار ہیں. وہ صرف یہ کیس نہیں, کوئی بھی چیز, یہ تو کوئٹہ میں کوئی مر بھی جاتا تھا یا کوئی موٹر سائیکل کے ساتھ ایکسیڈنٹ میں مارا جاتا تھا, اس کی ایف آئی آر بھی زبان پارک میں عمران خان پہ کاٹ دیتے تھے. وہ اس چیز کے لیے تو ہم مینٹلی بالکل تیار ہیں. لیکن آج کی حد تک ادارے نے فیصلہ کیا, ادارے کا جنرل تھا, آپ اس کو خوشائند کریں, ادارے نے اس کیس کو پک کیا, ادارے نے کورٹ مارشل کیا اور فیصلہ سنایا, تو یہ ادارے کا جنرل تھا, ادارے نے سب کچھ کیا. تو آپ خیر مقدم کرتے ہیں بالکل کہ یہ اچھی بات ہے. یہ تمام اداروں میں ہونا چاہیے, تمام انسٹیٹیوشن میں ہونا چاہیے, جوڈیشری میں ہونا چاہیے, تمام انسٹیٹیوشن میں جزا و سزا ہونی چاہیے. طارق فضل صاحب, آپ کیا کہیں گے سر؟ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک پریسیڈنٹ تو سیٹ ہو گیا ہے, جنرل فیض کو آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, بھگتا بھی بہت سارے لوگوں نے ہے, لیکن کیا کہیں گے آپ اس معاملے کے اوپر کہ کتنا بڑا فیصلہ ہے یہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3-4 چیزیں جو ہیں وہ اس فیصلے سے جڑی ہوئی ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ قوم کو اس فیصلے کا بڑی شدت سے انتظار تھا اور اس پہ مختلف چہمہ گوئیاں ہو رہی تھیں کہ کیا فوج جو ہے وہ اپنے ایک انتہائی اہم عہدے پہ فائز جرنیل کو جس کا کورٹ مارشل ہو رہا تھا سزا دے گی یا نہیں دے گی. بہت سارے لوگوں کی یہ رائے تھی کہ فوج میں اس طرح کا پریسیڈنٹس موجود نہیں ہے کہ اپنے سابقہ ڈی جی آئی ایس آئی, ڈی جی سی بھی جو رہے ہیں, کور کمانڈر رہے ہیں, تو انہیں سزا دی جائے گی. ایک تو یہ کہ فوج نے یہ ثابت کیا کہ ان کا خود احتسابی کا اور اکاؤنٹیبلٹی کا عمل ہے وہ اتنا شفاف اور ٹرانسپیرنٹ ہے کہ ان کا اپنا بھی سینئر ترین افسر جو ہے وہ اسے بچ نہیں سکا اور اسے سزا ہوئی ہے. تو ایک تو ادارے پہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا جو اعتماد ہے اور ان کے جو احتساب کا عمل ہے اس پہ ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ پہلے سے زیادہ بحال ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے, اور اس میں جو موجودہ ملٹری کی قیادت ہے اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم جو اپنی اختیارات کا ناجائز استعمال کرے گا بالخصوص ادارے میں, اسے کسی طرح کا بھی کوئی رعایت اور نرمی نہیں برتی جائے گی. تو دس از اے ویری گڈ میسج فرام دی ملٹری لیڈرشپ. دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی حافظ صاحب بات کر رہے تھے, میں سن رہا تھا کہ جتنا ٹائم دیا گیا ہے اس ٹرائل کو, اس میں 2 باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ جو 15 ماہ کے عمل میں مسلسل یہ ٹرائل مکمل ہوا, عجلت میں نہیں ہوا, اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جناب کہ وقت نہیں دیا گیا صفائی کا, شاہتوں کو نہیں سنا گیا, وکیل صفائی کو نہیں سنا گیا. وہ تو وہ لکھا بھی ہے کہ جی پورا ٹائم ملا, مگر طارق صاحب, چوہے صاحب, یہ جو آپ کی پارٹی ہے اب وہ ڈیمانڈ کو, کچھ دن پہلے ہم نے میاں صاحب کو سنا, انہوں نے کہا جی سارے کرداروں کو, تو وہ کیا جنرل باجوہ بھی وہ کردار ہیں؟ میں یہ ذرا مکمل کر دوں, اگر جو بات میں کر رہا تھا اس پہ بھی آ جاتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو کسی کو اب یہ کہنے کی کوئی مطلب موقع نہیں دیا گیا, ٹرائل کو جتنا ٹائم دیا گیا کہ عجلت میں ہوا ہے. دوسرا یہ کہ جنرل مشرف کو اپنی مرضی کی جو ان کی وکلا کی ٹیم تھی وہ فراہم کی گئی, انہیں کوئی سرکاری وکیل فراہم نہیں کیا گیا جنہوں نے بہت تفصیل سے جو کیس ہے اسے دیکھا بھی, جانچ پڑتال بھی کی اور ان کا دفاع بھی کیا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی الزامات جنرل مشرف کے اوپر تھے, اپنے جو ان کا سرکاری عہدہ تھا اور جو ان کا ریاستی عہدہ تھا اس کے جس طرح انہوں نے بے دریغ استعمال کیا اور اپنے جو اختیارات کا ناجائز استعمال کیا, ایک جماعت کو جو مسلم لیگ نون تھی انہیں کرش کرنے کی کوشش کی, ان کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ایک انتہائی بھونڈے طریقے سے ان کی منصب سے ہٹایا گیا اور اس کے ساتھ دوسری جماعت کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا اور اس کی لیڈرشپ کو فائدہ پہنچایا گیا. یہ ساری باتیں بھی ریکارڈ پہ ہیں اور اس کا احتساب ہوا ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آگے جا کے پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کے لیے بہت بہتر ثابت ہوگا.
अब जो बात हम ये नवाज शरीफ साहब के हवाले से कर रही हैं तो मैं ये अर्ज कर दूं, और जनरल बाजवा का एहतसाब, क्योंकि जनरल फैज भी खुद तो नहीं कर रहे थे ना, एक पूरा सेटअप था जिसमें कि चीफ जस्टिस भी होंगे, जिसमें आर्मी चीफ भी उनके अंडर ये काम कर रहे थे, तो क्या उनका भी एहतसाब होगा? देखिए जनरल फैज का जिसको आपने सेटअप कहा है, मैं ऐसे कहूँगा कि एक नेक्सस था जो जनरल फैज के साथ पैरेलल काम कर रहा था, उनकी हिदायत पे काम कर रहा था, उनकी इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस के तहत काम कर रहा था। और आप उनको आलाकार कहें या उनको सहूलतकार कहें, उनका एहतसाब भी बिल्कुल होगा। और दोबारा मैं मिसाल दूंगा हाफिज साहब की, कि आप जो उनसे जुड़ी हुई जो कहानियाँ हैं वो जब सामने आएंगी तो बिल्कुल वो ट्रायल भी होगा। और उसके बाद जो उसके बेनिफिशरी थे, जो इस सिस्टम को जब वो तबाह कर रहे थे और अपने मन मर्जी के फैसले कर रहे थे, तो उनका जो फायदा उठा रहे थे वो बेनिफिशरी थे इस सिस्टम के, वो भी आएंगे कटहरे में, उनका भी अकाउंटेबिलिटी होगी। और ये सिर्फ 2017 के बाद होगा, इससे पहले नहीं होगा। मतलब ये जो इंटरफेरेंस तो हमेशा रही है ना, मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूं। लिहाजा से जुड़े हुए जो भी नासिर हैं, अच्छा, वो सामने आएंगे, तहकीकात में सामने आ जाएंगे। हाँ, आपने फंसा नहीं, दिया। आपने फंसा दिया तारिक साहब। नहीं, मैं क्लैरिटी के साथ पूछना चाह रही हूँ कि अच्छी बात है 2017 से तो यही है ना कि जनरल फैज के केस से जुड़े हुए लोगों का ही इस केस के हवाले से ट्रायल होगा। अगर कोई और कुड़की में बंदा आ गया इससे पीछे वाला, तो पीछे वाले केस भी खुल जाएंगे। ये तो क्लैरिटी वाली बात है, इसमें तो कोई एम्बिग्यूटी है ही नहीं। और इससे आगे वाले केसेस भी इस वक्त बेचैन है हमारे वो दोस्त जो जनरल फैज से फैज़याब होते रहे हैं, उन्हें थोड़ी बेचैनी लगी हुई है कि जो उनसे फैज हासिल करते रहे हैं, और उनकी बेकरारी को हम समझ सकते हैं। अच्छा, चले, इससे पहले एक वैसे केस, वो असगर खान केस भी आया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसकी भी बड़ी चीजें, उसको भी ले आए, उसका भी ट्रायल करें, जरूर होना चाहिए। डॉक्टर साहब, बड़ी चीजें आएंगी फिर उसके अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने FIA को डायरेक्शन दी हुई है, तो आपके डॉक्टर साहब ताबे FIA आप शुरू करवाएं ना कल। हाँ, हाफिज साहब शुरू करवा देते हैं। हाफिज साहब हैं या दूसरे हमारे दोस्त हैं? सुप्रीम कोर्ट ने सर आपको डायरेक्शन दी हुई है असगर खान केस में FIA को, तो अगर आप मुनासिब समझें तो ये रवायत चल पड़ी है तो आप कल शुरू करवा दें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन उसी वक्त दी गई थी जो मेरी मालूमात हैं। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट का आगे जो जवाब क्या था वो आपको मेरे से ज्यादा बेहतर पता होगा, क्योंकि आप कानूनी माहिरीन हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन उस वक्त दे दी गई थी, और इमरान खान साहब की पूरे 4 साल गवर्नमेंट उस दौर में गुजरी है। अगर कोई ऐसी डायरेक्शन थी जो आप समझते हैं कि हमने रोकी हुई है, तो इमरान खान के दौर में भी वो उन्होंने रोकी हुई है। आप शुरू कर। अच्छा, मैं ब्रेक के बाद इस पर दोबारा बात कर लेते हैं। ठीक चॉइस साहब, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब जो असल मामला है साथ वो ये है कि सियासी अनासर के साथ मिलकर मुबैना तौर पर इंतशार और अदम इस्तेहकाम यानी 9 मई उसके केसेस अलग निपटाए जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि 9 मई के जो केसेस हैं वो अभी तक उन पर बातचीत नहीं हुई जनरल फैज़ के साथ। तो क्या लगता है आपको? देखिए, ये तो शायद कहना हम हतमी नहीं कह सकते कि बातचीत नहीं हुई, और उसकी वजह ये है क्योंकि हमने एविडेंस नहीं देखी, और कानून में हम एविडेंस देख भी नहीं सकते क्योंकि वो एक FGCM है, उसमें ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की दफात लगी हुई है, हम एविडेंस नहीं देख सकते। लेकिन हम ये क़यास आराई भी नहीं कर सकते कि ये बात नहीं हुई। मैं तो गुजारिश करूं कि मेरी नाकिसी राय में फैज़ हमीद साहब की एविडेंस के अंदर कोई सलमान अकरम राजा साहब का नाम या कोई गौर इस तरह के नाम तो नहीं आने ना। बात तो इफेक्टिवली इमरान खान साहब की हो रही है जो कोर ऑफ द इशू है। अगर कोई एविडेंस है तो वो सामने ले आए, क्योंकि इस वक्त 9 मई का इमरान खान साहब के ऊपर जो केस है वो 2 पुलिस वाले जो उस दिन छुट्टी पे थे और एक टेबल के नीचे घुसा हुआ था और एक ने ऊपर तौलिया लिया हुआ था, इस चीज के ऊपर खड़ा है इस वक्त 9 मई का इमरान खान साहब के खिलाफ केस। 2 पुलिस वालों की गवाही के ऊपर वो टोटल केस खड़ा है। ये मैं नहीं कह रहा, लाहौर हाई कोर्ट ने अपने बेल के फैसले के अंदर लिखा, ये ट्रायल की इसके ऊपर कोई मतलब इसके ऊपर कोई हम इसमें फज नहीं कर रहे, एविडेंस अदालतों के अंदर आ चुकी है। इमरान खान साहब का जो 9 मई का केस है वो इस वक्त 2 ऐसे पुलिस वालों की गवाही पे खड़ा है जो कहते हैं एक मैं टेबल के नीचे था, एक मैं कुर्सी के पीछे था, एक मैंने ऊपर, एक ने पता नहीं तौलिया लिया हुआ था, एक ने बेडशीट ली हुई थी,
और रिकॉर्ड में वो दोनों उस दिन छुट्टी पे थे। अगर फैज हमीद साहब के पास कोई ऐसा मवाद है तो आप उसमें तकवीयत उस केस में डालने के लिए ज़रूर लेके आएँ। अगर इसके बाद कोई आएगा, और वो बगावत का केस है, ऐसा ही है जो 9 मई का है वो बगावत का केस होगा, जो कि जिसकी तरफ इशारा दिया गया इस प्रेस रिलीज के साथ जो है दो चीज़ों को मिक्स कर रहा है। चीज़ ये है कि जो अभी इन्वेस्टिगेशन आई है जिस तरफ इशारा करते हैं उसी एविडेंस की बुनियाद के ऊपर जो है आपकी मिलिट्री कोर्ट्स, जो आपकी एंटी टेररिज्म कोर्ट्स थी, उन्होंने कुछ को कॉन्विक्ट किया, कुछ को उन्होंने एक्विट कर दिया, कुछ को उन्होंने मिनिमम जो है वो दी सज़ा। और वो एक और एंगल है कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का आया, ये वो एंगल है कि जो अगर, और मैं जो जिस तरह अगर आपने किसी पे चार्ज लगाया है कि जी आपने पोस्ट रिटायरमेंट के अंदर जो है जाके आपने पॉलिटिकल एक्टिविटी की है, तो ये सिर्फ चार्ज तो नहीं है ना, उसकी एविडेंस है, उस एविडेंस की बुनियाद के ऊपर ही आपने उसे कन्विक्ट किया है और वो जो सज़ा है वो 2 से 5 साल तक उसके अंदर है। अब वो जो किया है तो डेफिनेटली उसकी एविडेंस आई होगी और उस एविडेंस को जो है वो प्रोड्यूस किया गया होगा, उसके ऊपर जो है इन्होंने क्रॉस एग्जामिन किया होगा कि जी मैं ये नहीं है, या उसकी फोरेंसिक एविडेंस उसके अंदर आएगी। अब अगर वो फोरेंसिक एविडेंस भी है, ये सारी चीज़ें आ गई हैं और उसके अंदर आपका कनेक्शंस बनता है, तो अब उस कनेक्शंस को जब आपने फ़ेज़ 1 के चार्ज को पूरा कर लिया तो अब फ़ेज़ 2 उसका स्टार्ट होगा। और फ़ेज़ 2 ये स्टार्ट होगा कि फिर उस पॉलिटिकल एक्टिविटी का जो था वो फॉल आउट क्या था, या उसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकला है, या उसके या एजेंडा क्या था, या उस एजेंडे के अंदर कौन से लोग मुलव्विस थे। अब 3 चीज़ें तो बड़ी वाज़ेह हैं कि 2022 के अंदर जो था, जब पीटीआई की गवर्नमेंट ख़त्म हुई, तो उससे लेके आपके 2023 9 मई तक जो है सर्टेन इंसिडेंट्स तो हुए हैं। उस इंसिडेंट्स के अंदर जो है वो आपका ये जो है जो डिनाइबल नहीं है, जो पेशावर से भी आए हैं, जो 9 मई वाला भी आया है, फिर 26 नवंबर वाला भी एक इंसिडेंट आया है। तो अगर ये चीज़ इस तरह की आ जाती है कि इस कोऑर्डिनेशन के अंदर, और वो मेरा ख्याल ये है कि अगर आपने उसको किसी एक इंडिविजुअल एक्टिविटी पे तो हेल्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं किया ना, चूंकि पॉलिटिकल एक्टिविटी का मतलब ये है कि आपने किसी से लाइजॉन किया, किसी से कोऑर्डिनेशंस की, किसी से आपने शेयरिंग की, उसकी फोरेंसिक एविडेंस होगी, उस फोरेंसिक एविडेंस को आपने कोरबोरेट किया, उसकी कन्फ्रंटेशन जो हमारी इत्तलात हैं वो ये है कि बाकायदा सबूत थे जो उनके सामने रखे गए। नहीं, तीनों जगह है कि जो आपका कोर्ट ऑफ इंक्वायरीज उसमें भी आया। पोस्ट रिटायरमेंट के बाद तो 9 मई हुआ है ना। मैं आसमा ये आपसे कह रहा हूँ कि जो एविडेंस कलेक्शन आपके सामने आई है वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी स्टेज पे भी आई, उसी को आपने समरी ऑफ एविडेंस में ट्रांसलेट किया, उसी के ऊपर आपने फील्ड कोर्ट मार्शल के अंदर गए, उसी के ऊपर आपने चार्जशीट किया, और वो सारे का सारा आपका CRPC जो है, कानून शहादत जो है, वो सारा उसके अंदर अप्लाई किया जाता है। इसीलिए अब ये देखें ना, 9 मई इसका मतलब है कि दोबारा उनके ऊपर जब केस खुलेगा तो जाहिर है कि बहुत सारे जो भी हाफिज साहब भी कह रहे हैं उसमें जितने भी कहते हैं उस वक्त 9 मई के इंसिडेंट के अंदर इन्वॉल्व जिसमें कि जाहिर है इमरान खान साहब का नाम आता है, उन पर मुकदमात भी हैं, वो भी इसके अंदर आएंगे। और ज़ाहिर है एक मरतबा फिर आप कहते हैं कि आपकी जमात के ऊपर तो फिर एक नए सिरे से इमरान खान साहब के खिलाफ भी ट्रायल शुरू होगा। देखिए, जहाँ तक 9 मई की केसेस की बात है या 9 मई की बात है, वो तो हम डे 1 से कह रहे हैं कि जी 9 मई हमने नहीं किया। हम तो CCTV फुटेज मांगते मांगते थक गए हैं। जो लोग भी उसमें इन्वॉल्व हैं, कोई सबूत तो होगी CCTV फुटेज में, उनकी फुटेज भी तो होगी। कोई अगर कोर कमांडर हाउस गया है, या कोई तनसीबात पे गया है, या कोई रेडियो स्टेशन के अंदर घुसा है, या ये कहते हैं कि जी तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत इसमें शामिल थी, तो उनके कोई ऑडियो होगी, कोई मैसेजेस होंगे, कोई चीज़ एविडेंस तो होनी चाहिए ना। अब जो एविडेंस साद साहब ने बताए हैं, इस एविडेंस पे कभी केस खड़ा हो सकता है। बड़ी एविडेंस इसमें दूसरी बात आसमा साहब, मैं एक चीज़ मैं आपको बता, सॉरी मैं भी एक वाजे कर लूँ, एक हम अजीब से वक्त में रहते हैं। जो लोग भी 9 मई में मुनव्विस हैं उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। ये तो नहीं कह रहे कि नहीं, हम ये नहीं कह रहे, जो हम बात करें, लेकिन 9 मई के अभी का मुकदमा है, जो अभी का मुकदमा है। मुझे देखिए, फैज हमीद साहब ने क्या कहा ये तो हमें नहीं पता, एविडेंस हमारे सामने नहीं है। जो अभी की पब्लिक एविडेंस है वो बड़ी वीक है। अगर आपको कोई स्ट्रेंथ मिलती है तो आप लें फैज हमीद साहब वाली एविडेंस। मगर खान साहब ने ये कहा था कि उनको जब चीफ जस्टिस ने कहा मुजम्मत करें, उन्होंने मुजम्मत नहीं की थी। उन्होंने कहा मुझे दोबारा गिरफ्तार करेंगे, दोबारा यही होगा। देखिए वो जो बात हुई थी वो तो अवामी रिएक्शन के बारे में बात हुई थी। तो अवामी रिएक्शन 9 मई नहीं, तो हमने तो किसी को नहीं कहा था ना।
یہ تو خان صاحب نے کہا تھا. نہیں, ہم نے تو کسی کو نہیں کہا تھا کہ آپ کور کمانڈر کے گھر پہ چلے جائیں, آپ تنصیبات کو اکھاڑ کے نیچے پھینک دیں, آپ ٹینکوں پہ چڑھ جائیں. لیڈرشپ نے, لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ انٹیگریٹڈ آپ کے رہنماؤں کی تقریریں, آپ کے ان کے بیانات, اب دیکھیں جو نہیں اب اس کو ایک اور اینگل سے دیکھ لیں. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے پریس کانفرنس کی, جو ریئیکشن آیا عوام کا ریئیکشن تھا نا. اب جو سوشل میڈیا پہ جو ہوا عوام کر رہی ہے نا, تحریک انصاف کے اتنے اکاؤنٹس تو نہیں ہیں, وہ تو ملینز میں جس پہ ٹویٹس ہوئے ہیں, ملینز پہ اس پہ ویڈیوز آئی ہیں, یہ معاملہ ملین پہ ویڈیوز آئی ہیں. تو یہ عوامی ریئیکشن تھا. نہیں, اب آپ پہنچ سکتے ہیں آرام سے, وہ ٹرینڈ کہاں سے شروع ہوا, اس کو کیسے مربوط کیا, اچھا پھر اس میں دوسری ایک چیز ہے, یہ اتنا آسان نہیں ہے. اس میں پھر دوسری چیز بھی ہے نا, 9 مئی کے حوالے سے اگر آپ بات کریں کہ جنہوں نے تحریک انصاف چھوڑی وہ صاف و شفاف ہو گئے. اگر ان کے فوٹیج بھی ہے, ان کے خلاف ثبوت بھی ہیں, ان کو آئی پی پی جوائن کرا لیں یا کسی اور جماعت میں چلے جائیں. تو خان صاحب کو بھی کی گئی تھی کہ اگر وہ بھی ریگریٹ کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں, تو 9 مئی ہم نے کیا نہیں ہے تو ہم ریگریٹ کیوں کریں؟ بھی کر سکتے ہیں, ہم نے کیا نہیں ہے. تو جنہوں نے کیا انہوں نے پچھتاوا تو کیا, معافی تو مانگی, وہ پیچھے ہٹے. جتنے بھی ہیں یہ کسی کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ صرف 9 مئی جو تھا وہ تحریک انصاف کو نشانہ تھا, اور 9 مئی ایک بہانہ بن گیا تھا جو ان کے پاس آ گئی ہے. آج بھی مسلم لیگ نون 9 مئی پہ اپنی سیاست چمکا رہی ہے. اچھا جی, میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ ساتھ کا یا میرا ایک لاء کا بیک گراؤنڈ ہے. کرمنل میٹرز کے اندر جو ہے وہ 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں. یا ہوتا یہ ہے کہ آپ نے کسی چیز کو ایکٹریسیا کی طرف لے کے جانا ہے, تو ایک منظریہ آپ کا آئے گا اور اس کے اندر آپ کی کوارڈینیشن, پلاننگ اور پھر ایگزیکیوشن آئے گی. یا آپ کا سپر آف مومنٹ ایک اندر آتا ہے کہ جی یکدم آپ نے کوئی انسیڈنٹ کیا. اگر آپ انالیسز کریں جو 9 مئی کے اندر آیا تو اس کے اندر یہ سپونٹینیس ایکٹ تو ہے نہیں ہے کہ جی یکدم لوگوں کو خیال آیا کہ جی ایک جگہ پہ جانا ہے یا 2 جگہ پہ جانا ہے. آپ کے پورے ملک کے اندر ڈیفرنٹ جو انسٹالیشنز تھیں جو آرمی کی تھیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا. ٹھیک بات. اب دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کا جو رخ تھا وہ چاہے پنڈی ہے, لاہور ہے, پشاور ہے یا فیصل آباد ہے, وہ آپ کا رخ جو تھا یا انٹیلیجنس ایجنسی سے کس کی بھی تھا, یا اس کے بعد یہ جو ہے کہ آپ کے جو آپ کے کوارٹرز تھے. اب اگلی چیز یہ ہے کہ آپ اگر ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جی جو بھی ملوث ہے اس کو سزا دینی چاہیے, تو پھر اس کی جسٹیفیکیشن کوئی نہیں ہے کہ ہم نے نہیں کیا. اگر آپ نے نہیں کیا تو جسٹیفیکیشن کس چیز کی ہے؟ آپ اسے کہتے ہیں کہ جی ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں, ہمارا اس سے نہیں ہے. اور یہی وہ چیز ہے میرا خیال ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں نا اپروبیٹ اینڈ ریپروبیٹ. ایک طرف جو ہے آپ کا سٹینس یہ آتا ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی, اور دوسری طرف جو ہے آپ اسی چیز کو کہتے ہیں کہ یہ ایک آرکسٹرائز قسم کا تھا اور اس کے پیچھے کچھ اور لوگ نہیں. یہی وہ پرابلم ہے. جی آپ کر لیجئے, پھر میں طارق فضل صاحب سے جواب لیتی ہوں. جو محترم کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایک دم سے نہیں ہوا, جب آپ سب سے پاپولر لیڈر کو گریبان سے پکڑیں گے اور جس طریقے سے ان کو کھینچا گیا تو یہ عوامی ریاکشن تھا. ہم نے کسی کو نہیں کہا اور نہ ہم کسی کو کہتے ہیں. ہماری کیا لڑائی ہے؟ یہی تو اعتراف ہے. نہیں یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوامی ریاکشن تھا. ہاں بالکل, اور اس میں پارٹی کارکن تھے. دیکھیں پارٹی کارکن نے ذکر ہی نہیں کیا. اگر آپ جوڑ رہے ہیں وہ الگ بات ہے. عوامی ریاکشن میں پارٹی کارکن تو تھے نا. اس میں دیکھیں اگر آپ ایک پاکستان کے پاپولر لیڈر کو جس طریقے سے ریجیم چینج کی ذریعے گورنمنٹ گرائی گئی اور اس کے بعد آپ اس کو کالر سے پکڑ کے کھینچیں گے تو دیکھیں عوامی ریاکشن تو آئے گا. طارق فضل چوہدری صاحب یہ عوامی ریاکشن کی بات کر رہے ہیں شفیع جان صاحب, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریاکشن تھا, اور دوسری بات یہ کہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ کو کی کوشش تھی, یعنی یہ بغاوت تھی 9 مئی جو کہ اندر سے آرمی چیف کو ہٹانے کے لیے آپ کے پرائم منسٹر نے خود شہباز شریف صاحب نے ہمارے انٹرویو میں کہا. تو آپ کیسے ثابت کریں گے جب ایک پارٹی جی آپ نے بڑی صحیح یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف خود اس کو ایک عوامی ریاکشن کہہ رہی ہے تو یہ کم از کم اس حد تک تو کنفیشن ہے کہ 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں اور اس میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے کارکن, ان کو چاہنے والے, ان کے لیے جذبات میں آنے والے یہ لوگ جو ہے یہ شامل تھے. یہ تو اس حد تک تو 100% کنفیشن ہے. مگر اس عوامی ریاکشن کو منظم سازش کے اندر کیسے آپ کریں گے, یہ ایک سوال ہے نا ان کا بھی کہ یہ منظم سازش کیسے تھی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات کہ جی یہ آرگنائز تھا یا نہیں تھا, تو ایسے فوٹیجز اور ویڈیوز تو آپ کی ٹی وی چینلز کے پاس موجود ہیں کہ جس میں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لیڈرز کہتے اور تقریریں کرتے پھر رہے ہیں کہ آئیں جی ایچ کیو کی طرف چلیں, آئیں کور کمانڈر کے گھر کی طرف چلیں. اور میں نام نہیں لوں گا, مناسب نہیں ہے, لیکن ان کے لوگ جو اب جیلوں میں ہیں کور کمانڈر کے گھروں کے
बाहर कोर्ट कमांडर लाहौर खास तौर पर घर के बाहर गाड़ी पे खड़े हो गए, फौजी पतलूने लहरा रहे थे। वो फुटेज क्या किसी ने नहीं देखी? लोग कोर्ट कमांडर के घर में जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, शक्लें उनकी साफ नजर आ रही हैं। वहां से सामान और पता नहीं क्या क्या, कभी कोई मोर उठा के लेके जा रहा है, कोई डेकोरेशन पीस उठा के लेके जा रहा है, लॉन में आग जलाई हुई है। उनकी शक्लें क्या कोई वीडियोस में नजर नहीं आ रही? आप 2-4 अपने चैनल पे भी चला दें ताकि मेरे भाई को पता लगे कि वो वीडियोस मौजूद हैं। उन्हीं की बुनियाद के ऊपर शेरों की शनाख्त हुई है, उन्हीं की बुनियाद के ऊपर ट्रायल हुआ है और उन्हीं की बुनियाद के ऊपर सजा हुई है। और आज 9 मई के केसेस में जो सजा हुई है लोगों को, उसके बाद आज जो जनरल फैज को सजा हुई है, तो ये तो आप ये कहें कि इदारे ने ये बात साबित कर दी है कि वो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है इस तरह के मामलात पे रियासती इदारों पे हमले के हवाले से। तारिक फजल चॉइस साहब, 2 साल हो चुके हैं 9 मई को, अब 2 साल अब जितने केसेस पेंडिंग है, आप गवर्नमेंट हैं, आप उनको तो स्पीड अप करवा ही नहीं सके, तो वो तो मामला अभी वहीं का वहीं लटका हुआ है। करवाएंगे तो फिर आप इसी प्रोग्राम में कहेंगे कि आपने उन्हें सफाई का मुकम्मल मौका नहीं दिया। आप जनरल फैज के केस को क्यों 15 माह लगते हैं? इसीलिए लगते हैं, एक फर्द वाहिद का केस है। जो अभी साद ने बताया कि जो केस सर चॉइस साहब, जो साद रसूल साहब ने बताया कि केस के अंदर ये कि तौलिया लपेट के 2 स्पाइयों की एविडेंस है, तो वो रिकॉर्ड में 2 छुट्टी पे थे जी, तो शवाहिद की बुनियाद के ऊपर फैसले होंगे ना? बिल्कुल। मैं कब कह रहा हूँ, प्रोसिक्यूशन तो कमजोर है। फिर शवाहिद जो ये मांग रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि आपके चैनल के पास वो फुटेजेस नहीं है कोर्ट कमांडर हाउस पे अटैक करने की, वही चला दें ताकि तसल्ली हो जाए। तो वो तो हम कह रहे हैं इसके फुटेज है तो उन पकड़े, वो नहीं वो तो पकड़े गए हैं, वो पकड़े, तो पकड़े गए हैं ना, उन्हीं को तो सजा हुई है, वही तो अंदर है। आप फिर जब पकड़े जाते हैं आप कहते हैं फुटेजेस दिखाएं, जब फुटेजेस दिखाते हैं आप कहते हैं बहाना बना के आप तहरीक इंसाफ की पूरी पार्टी को तोड़ते हैं, किसी एक बात में रहें, मैंडेट पे ढाका डालते हैं, जो है बहुत पुरानी हो गई हैं। ये सारी चीजें शवाहिद की बुनियाद पे हो रही हैं। और जब इदारा अपने अफसरान को माफ नहीं कर रहा और उनके गैर आईनी इकदामात, उनके इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल में उन्हें 14 साल कैद की सजा हुई है, जिस इदारे के बारे में ये कहा जाता था कि ये अपने लोगों को, चाहे वो गलत भी करे, अपने अफसरान को प्रोटेक्ट करते हैं, उन्होंने साबित किया कि अगर आइन तोड़ोगे, कानून तोड़ोगे तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है, चाहे वो सिलसिला आगे भी चलना चाहिए या फौज में बाहर से कोई हमला आवर हो, उसे कोई प्रोटेक्शन नहीं होगी, उसे कोई माफी नहीं मिलेगी। ये बड़ा खुला मैसेज है तारिक साहब के जरिए, मैं समझता हूं आप ये भी कहें कि ये सिलसिला आगे भी चलना चाहिए। जी, ये बिल्कुल चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ और चलेगा। जिस ख्वाहिश का आपने इजहार किया है, मैं आपको मालूमात की बुनियाद पे बता रहा हूँ कि ये आगे चलेगा, ये रुकेगा नहीं यहाँ पे। और इसमें जो सहूलतकार हैं, आपकी मालूमात क्या कह रही है कि क्या किस किस का एहतसाब होगा? तारिक साहब, किस किस का एहतसाब होगा? क्या मालूमात आपकी कह रही है? देखिए, अपनी अपनी फील्ड है ना जी। हमारे जो कानूनी माहिरीन बैठे हुए हैं, इन्होंने कानूनी निकात हमने जिस तफसील और बारीकबीनी से रखे हैं, ये इनकी फील्ड है। हमारी फील्ड ये आपको बताना कि अभी आगे क्या होने जा रहा है। तो जो हमारे भाई ने कहा कि ये अमल आगे चले, ये जरूर आगे चलेगा और इसमें मजीद अभी बहुत सारी मछलियां इस जाल में फंसेंगी, जो कि कानून का जाल है। का केस के मुतालिक आगे नहीं चलना चाहिए। जिसने 8 फरवरी को मैंडेट पे डाका डाला, जो इदारा उसमें मुलविस रहा है, अच्छा, उस पे भी ये सारी चीजें होनी चाहिए। भाई आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक तो नहीं, चाहे वो ECP हो, चाहे कोई और इदारा हो, जो भी मुलविस हो। RTS बैठा था, उस इलेक्शन से हिसाब शुरू करें और बिल्कुल चलाएं, उसमें भी चलाएं। अच्छा, मैं इसको इसका उससे भी चलाएं। ठीक है, अब इस मामले को मैं इधर लेके आऊं कि डॉक्टर साहब, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कुछ भी है, आज सुहेल आफरीदी साहब ने एक अच्छी बात की। उन्होंने कहा जी, जिसके पास भी सियासी इख्तियार है, चले वो आए और मुज़ाकरात करें, और अचकज़ई साहब करें या राजा नासिर अब्बास साहब करें, हमारी तरफ से पूरी इजाज़त है। तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत ये अपॉर्चुनिटी कैप्चर करेगी कि उनके साथ बातचीत करे? ये सिर्फ बयानात की हद तक है। ये इस वक्त सियासत छोड़ चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हिदायत उनको मिलती हैं बानी PTI की तरफ से, वो सिर्फ इंतशार की हैं। वो किसी दूसरे के वजूद को, किसी के नजरियात को, किसी की सियासत को बर्दाश्त ही नहीं करते। ये अभी का सबक नहीं है, जब से वो गवर्नमेंट में थे। कभी आपने देखा है बतौर प्राइम मिनिस्टर, कभी लीडर ऑफ अपोजिशन से उन्होंने हाथ मिलाया है? हमने क्या उनका बिगाड़ा हुआ है कोई पर्सनल कैपेसिटी में?
अच्छा, तो ये शफीजान साहब ठीक, क्या अब समझ लिया जाए कि अब वो बातचीत के लिए तैयार है पीटीआई, क्योंकि कल की जो पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग थी उससे भी अच्छी खबरें हैं। तैयार नहीं है, ना उन्होंने करनी है, ना उनकी सोच है, सियासी सोच और सियासी वो तो कह रहे हैं ना, कल आप अपना बताएं ना, हुकूमत बताए कि हुकूमत सियासी टेम्परेचर को कम करने के लिए तैयार है कि नहीं है। हुकूमत सियासत करने के लिए, सियासी टेम्परेचर को कम करने के लिए हर वक्त तैयार है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि आपकी कोई पॉलिटिकल सोच हो, आप इस टेम्परेचर को दूसरी पार्टी भी कम करना चाहे। मैंने पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के हवाले से एक सवाल हुआ था कि दरअंदाजी को रोका, आप उसके लिए कहते हैं -1 हो, -1 की शर्त आप रखते हैं कि सियासत तभी रोका जा सकता है जब दोनों मुल्क मिल के उस बॉर्डर की हिफाजत करें। ठीक, वन साइड। अच्छा ठीक, मैं असल में आती हूँ वापस। जो आज सोहेल आफरीदी साहब ने अडियाला के बाहर जो गुफ्तगू की है और जो सोहेल आफरीदी साहब ने एतवार के दिन पेशावर में तकरीर की है, वो दोनों चीज़ें बड़ी मैच्योर हैं। वो मैच्योरिटी के साथ गवर्नेंस को भी आगे बढ़ा रहा है और पार्टी की तहरीक और बयानी को भी आगे बढ़ा रहा है। हमने कब इनकार किया मुज़ाकरात से? देखिए, खान साहब ने जिम्मेदारी दी है अचकज़ई साहब को, अल्लामा नासिर साहब को, तहरीक के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से, एहतजाज के हवाले से, तारीख़ के हवाले से, धरने के हवाले से, सारे इख्तियारात उनके पास हैं। बदकिस्मती देखें इस मुल्क की, तालिक फजल चौधरी यहाँ मौजूद हैं कि अचकज़ई साहब का जो नॉमिनेशन नहीं हो रहा, स्पीकर नहीं कर रहे, और वही स्पीकर हमें कहते हैं कि जी आए मुज़ाकरात करते हैं। ठीक, वो तो ज़ाहिर है उनका नोटिफिकेशन नहीं हो रहा, मगर शफी क्या आपको लगता है कि सियासी मुज़ाकरात, क्योंकि आप तो ये कहते थे ना कि सियासतदानों से हमने बात ही नहीं करनी, तो अब फिर किससे बात, आप अब क्लैरिटी के साथ पीटीआई आएगी कि हमने सियासतदानों से ही बात करनी है या नहीं? अभी तक क्लैरिटी? देखिए, बात हमने सियासतदानों की बात नहीं की थी, हमने हुकूमत की बात की थी कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हम नहीं करेंगे। हमने ये बात की। खान साहब बार बार कहते रहे इस्टेब्लिशमेंट से सिर्फ बात होगी, सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट नहीं। आखिर में तो खान साहब की स्टेटमेंट आपने देखी होगी कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बात हमने नहीं करनी और हुकूमत के साथ भी नहीं। हाँ, वो एक फिर वो स्टेज भी ठीक है जी। अब क्या स्टेज है? हम ये चाहते हैं कि इसमें न्यूट्रल लोग भी आ सकते हैं, जिनका हुकूमत से भी कोई लेना देना ना हो, ना हमारे से कोई ताल्लुक हो। ऐसे काफ़ी लोग इस मुल्क में मौजूद हैं जो एक ये टेम्परेचर को कूल डाउन कर सकते हैं, जो बात कर सकते हैं, जो हमारे से भी मिल सकते हैं, इनसे भी बात कर सकते हैं और उन पे एतमाद भी किया जा सकता है। और वो दो कौन है न्यूट्रल? अचकज़ई साहब, अचकज़ई साहब भी हैं, अल्लामा नासिर साहब भी हैं, इस मुल्क में और भी काफी लोग हैं इस वक्त। तो वो आपके साथ, मेरा तो ख्याल है कि ये आप अगर इसमें बिस्मिल्लाह करें ना, एक न्यूट्रल शख्स के तौर पे, जिससे पीटीआई भी बात कर लेती है, बाकी भी कर लेते हैं, अगर अच्छे के लिए हो साथ, तो पाकिस्तान आगे बढ़ना चाहिए ना। मैं तो आपके साथ हूँ इस बारे में, आप बिस्मिल्लाह करवाएं, कम से कम टेम्परेचर। लेकिन इस तरह आसमा साहिबा इस तरह नहीं हो सकता। ये जो माइनस की बात कर रहे हैं, अगर ये शर्त रखेंगे तो हम बिल्कुल मुज़ाकरात नहीं करेंगे। माइनस इमरान हमें मंजूरी नहीं है, ना हम उस पर सोच सकते हैं, ना हम उस पर बात कर सकते हैं। ठीक, आपका लास्ट कमेंट। एक तो ये साथ ने कहा है ना कि न्यूट्रल लोग, इन्होंने भी कहा, रियलिस्टिकली देखा जाए तो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज को एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए और डायलॉग्स के अंदर आना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हुआ फिजा भी तो बनानी है ना। मैं बताता हूँ, उसके अंदर ये है कि 2008 से लेके जो है अभी तक जो है पीटीआई जो है वो एज ए पॉलिटिकल पार्टी जो है वो दूसरों की एग्जिस्टेंस को नहीं एक्सेप्ट कर रही। अब आप देखें 2008 में इन्होंने बायकॉट किया कि हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। उसके बाद 2013 के इलेक्शन आए, फिर एक कन्फ्रंटेशन आपको नजर आई। 18 के अंदर गवर्नमेंट के अंदर रह के फिर एक आपको कन्फ्रंटेशन, मगर अभी भी बहुत शुक्रिया, 2022 के अंदर तो मेरा ख्याल है कह रहे हैं तो कम से कम कोई के मसला हल होगा और सिंसेरिटी के साथ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। टेम्परेचर कभी कम नहीं होता, लेकिन सियासतदानों ने ही राह निकालनी है, किसी और ने राह नहीं निकालनी। एक अभी भी मुश्तरकात के ऊपर बात हो सकती है, एक मिसाक जमहूरियत को एक्सटेंड किया जा सकता है, इदारों के सियासी किरदार को ख़त्म करने के लिए आगे बात हो सकती है। और अगर ये चीज़ें नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ती हैं तो पाकिस्तान की सियासत को इसका चांस ज़रूर देना चाहिए। गुफ्तगू आपने सुनी फैज़ साहब का।